So good morning everybody. Myself आचार्य विश्वनाथ. आज वर्टिकल सर्कुलर मोशन आपसे डिस्कस करूँगा, उसके क्रिटिकल केसेस क्या क्या क्वेश्चन उस पर बन सकते हैं. तो आइए डिस्कस करते हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन. तो इसमें सबसे पहले तो मान लीजिए आप आर्टिकल को सर्कुलर मोशन में घुमा रहे वर्टिकल प्लेन में, ये इसका सेंटर है. मान लीजिए किसी भी स्पीड से मूव करना स्टार्ट करते हैं. रेडियस आप स्टार मान लीजिए. तो दिस इज द वर्टिकल प्लेन और हम ऐसे इसको घुमा रहे हैं लाइक दैट. सो यू कैन फील दैट आउट. तो हम बिना किसी फिजिक्स को अप्लाई किए कॉमन सेंस से मैं कह सकता हूँ कि अगर मैं इसको तेज तेज घुमाऊंगा, मतलब स्पीड ज़्यादा होगा इसका, तो ऑब्वियसली ये सर्कल कंप्लीट कर लेगा. लेकिन अगर इसका स्पीड कम है तो पहले एक ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म करेगा, फिर धीरे धीरे मैं स्पीड बढ़ाऊंगा तो इसका एम्पलीट्यूड बढ़ेगा. लेकिन एक सर्टेन अगर ये 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल बनेगा तो एक सर्टेन पॉइंट पे जाके रस्सी स्लैब हो जाएगी, नीचे गिर जाएगा. आप अपने आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं. लेकिन एक चीज श्योर है कि अगर मैं इसको बहुत फास्ट घुमाऊंगा तो सर्टेनली इट विल मूव इन द वर्टिकल सर्कुलर मोशन. तो वही आज का हमारा कॉन्सेप्ट है कि कितने मिनिमम स्पीड से इसको घुमाएं ताकि ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर पाए. उसी से रिलेटेड कुछ बात आपसे डिस्कस करूंगा. तो मान लीजिए ये कोई पार्टिकल है, इसको आप पॉइंट ए मान सकते हैं और ये मान लीजिए आप पॉइंट बी है. सी मैंने यहाँ पे इसको डी बोल देगा. दिस इज. तो वैसे मैं आपको टॉपिक आता हूँ, मैं केवल एक ब्रीफ समरी इसकी डिस्कस करूँगा कि इसमें क्या क्या क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं. तो पहला क्वेश्चन इसमें आता है कि मिनिमम वैल्यू कितना होना चाहिए v का जिससे ये सर्कुलर मोशन कंप्लीट करता है. तो मिनिमम वैल्यू के लिए हम देखेंगे कि जैसे जैसे स्पीड ऊपर जाएगी इसमें टेंशन डिक्रीज करेगा. वैसे तो स्पीड भी डिक्रीज करेगा और जो वेट का कंपोनेंट है वो भी डिक्रीज करेगा. तो फाइनली क्या है कि इसका स्पीड इसमें डिक्रीज करेगा और जो टेंशन है वो भी डिक्रीज करेगा. तो अगर किसी तरह से हम इसको डी पॉइंट तक पहुंचा दें, मान लीजिए कुछ स्पीड v डैश और डी पॉइंट पर जस्ट लिमिटिंग केस में हम बात करें कि इसमें टेंशन अगर जीरो हो जाए, जीरो से थोड़ा सा ज्यादा, तो लिमिटिंग केस में अगर डी पे अगर टेंशन जस्ट जीरो हुआ है, उससे थोड़ा सा ज्यादा है, तो लिमिटिंग केस में टी को जीरो अगर रखेंगे तो वहां से जो सेंट्रीपिटल फोर्स है मोशन के लिए वो एनजी आपको प्रोवाइड करेगा. तो वहां से आपका विडेशन में रूट जी आ रहा है. फिर ए और बी में एनर्जी कंजर्वेशन करके याद है आपका बी मिनिमम इज रूट 5 जी. ये इसकी कैलकुलेशंस मैंने की क्योंकि आता है स्टैंडर्ड सा कांसेप्ट है, इसमें क्लियर करना है. क्योंकि अब जो मैं डिस्कस करने वाला हूं बहुत आप कह सकते हैं क्लासिफाइड केसेस है. अज्यूमिंग दिस केस पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2 इसमें आता है कि अगर स्पीड जो है वो 0 से लेके और मान लीजिए रूट 2 जी आर तक एक कंडीशन इसमें डालनी, क्योंकि तो सिंपल केस सबको आते हैं कि मिनिमम स्टैंडर्ड केस. अब कुछ नॉन स्टैंडर्ड पॉइंट्स आपसे डिस्कस करूंगा तो क्लासिफाइड कुछ इन्फॉर्मेशन. तो अगर आपसे पूछे कि स्पीड 0 से रूट 2 जीएल के बीच में है, रूट 2 जीआर के बीच में है, तो इसका मोशन कैसा होगा. तो ऑब्वियसली रूट 5 जीआर से हम सर्कल कंप्लीट नहीं कर पाएंगे. अब आप अगर कैलकुलेशंस करें तो ए से बी तक पहुंचने के लिए रूट 2 जीआर चाहिए. माने ये ए से एटमैक्स बी तक पहुंच सकता है. जैसे बी पे पहुंचा अगर आप कैलकुलेशंस करें इसका स्पीड 0 हो जाएगा. स्पीड 0 हो जाए फिर वापस आ जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर यहां से मूव करेगा, फिर यहां से फिर ऐसे मूव करेगा, फिर ऐसे मूव करेगा. So it will perform an angular oscillatory motion. Oscillatory motion perform करेगा between E and D. तो अगर स्पीड 0 से रूट 2 जी आर के बीच में परफॉर्म है oscillatory motion, ये इसमें आ जाएगा पॉइंट नंबर 2. अच्छा, D तक पहुंचने के लिए मिनिमम रूट 5 जी आर चाहिए, B तक पहुंचने के लिए रूट 3 जी आर चाहिए. तो इसमें केस आता है कि अगर V जो है वो रूट 2 जी आर से ज्यादा है और रूट 5 जी आर से कम है, तो ये इसमें ये वाला ऑप्शन होता है. रूट 2 जी आर से बड़ा है और रूट 5 जी आर से बड़ी कम है. तो इस केस में क्या इसमें रहेगा, तो ये इक्वल हटा दीजिए. तो इसमें क्या ऑप्शन है, तो इसमें क्या है कि बी से तो क्रॉस कर रहा है लेकिन डी पे पहुंचेगा नहीं, तो गया कहां पार्टिकल. तो इसमें क्या है कि किसी एंगल पे स्प्रिंग स्लैग हो रही है. मान लीजिए कहीं बी से ए के बीच में आपका पॉइंट मान लीजिए तो ये नहीं ऐसा हो थीटा एंगल, और मान लीजिए इसका स्पीड कुछ v डैश है. तो यहाँ पे स्प्रिंग स्लैग हो जाएगी और अगर स्लैग हो जाएगी तो उसमें मैकेनिज्म देखिए मान लीजिए इसका वेट है
तो ये 90 डिग्री हो जाएगा आपका 90 माइनस थीटा। तो ये जो वेट का कंपोनेंट है mg cos 90 माइनस थीटा, तो mg sin थीटा आ जाएगा। तो अगर स्ट्रिंग्स लेंथ होगी तो टेंशन उसमें जीरो आ जाएगा, तो टेंशन अगर जीरो है तो हम कह सकते हैं कि mg sin थीटा इज इक्वल टू mv डैश स्क्वायर बाय r आ जाएगा। तो यहाँ से एक इक्वेशन आ जाएगा। सेकंड, अगर हम एनर्जी कंजर्वेशन की बात करें, ये पॉइंट मान लीजिए आप a और ये पॉइंट है कोई, इसको आप f मान लीजिए। तो एनर्जी कंजर्वेशन से अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि हाफ m v स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m v डैश स्क्वायर, यहाँ पे मैंने स्क्वायर v डैश मान लिया, प्लस आप देखेंगे कि वर्टिकल हाइट है यहाँ से, अगर लोवेस्ट पॉइंट से हाइट कंपेयर करें, सो दिस हाइट विल बी r प्लस r sin थीटा, ये हाइट हो जाएगी। तो इसको अपन लिख सकते हैं mg r 1 प्लस sin थीटा। तो ये आपका इक्वेशन आ जाएगा एनर्जी कंजर्वेशन से, क्योंकि पॉइंट ए पे टोटल एनर्जी काइनेटिक है और इस पॉइंट एफ पे काइनेटिक एनर्जी प्लस ये आपका पोटेंशियल एनर्जी आ गया। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से भी अज्यूम कि यहाँ पे कोई रेजिस्टिव फोर्स नहीं है, तो वहां से इक्वेशन बना के याद कर देगा। अब यहाँ से मैं चीज बोल सकता हूँ कि m v डैश स्क्वायर का वैल्यू मैं यहाँ से कैलकुलेट कर सकता हूँ, सो आई कैन से दैट m v डैश स्क्वायर इज इक्वल टू mg r sin थीटा। तो यहाँ से आप इसको इस इक्वेशन में पुट कर लीजिए, तो ये आ जाएगा आपका हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ mv डैश स्क्वायर इज mg r sin थीटा और प्लस ये आपका आ जाएगा mg r और 1 प्लस sin थीटा। तो यहाँ से अगर सॉल्व करें तो आएगा आपका हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू mg r होने देखिए sin थीटा बाय 2, यहाँ से sin थीटा यहाँ से 3/2 sin थीटा प्लस 1 और m से हम आप कैंसिल कर दीजिए, तो यहाँ से आपकी इक्वेशन आ जाएगा कि v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gr 3/2 sin थीटा प्लस 1। तो इस इक्वेशन को एनालाइज करके आप यहाँ से sin थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं कि sin थीटा का वैल्यू क्या होगा, जिससे स्ट्रिंग किसी बीच के पॉइंट पे जिसका इंक्लिनेशन थीटा है उस थीटा पे स्ट्रिंग आपका सिलेक्ट कर जाएगा। अब इसमें पॉसिबल ऑप्शंस हम देख लेते हैं। तो यहाँ से अगर आप कैलकुलेशंस देखें तो इक्वेशन आया था कि v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gr और ये था आपका 3/2 sin थीटा प्लस 1। एक बार चेक कर लेते हैं इसको, यही था या 2gr 3/2 sin थीटा, यही था। तो अब एक काम करते हैं, अपन एक केस डिस्कस कर लेते हैं जब v स्क्वायर आपका 5gr है। तो v स्क्वायर अगर 5gr है तो इसको कैलकुलेशन देख लेते हैं। तो इसको आप 5gr लिखेंगे, सो दैट विल बी इक्वल टू 5gr इज 2gr इनटू 3/2 sin थीटा प्लस 1। तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे, gr से gr कैंसिल हो जाएगा, सो दैट विल बी 5/2 इज इक्वल टू 3/2 sin थीटा प्लस 1। इसको सॉल्व करेंगे, अगर 3/2 इज इक्वल टू 3/2 sin थीटा, तो यहाँ से आपका sin थीटा बना जाएगा, सो थीटा 90 डिग्री होगा जो कि होना भी चाहिए। थीटा का 90 आप देख सकते हैं, सो थीटा 90 ऑलरेडी इस पॉइंट पे होगा, तो ये चीज बताता है कि √5gr से अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्टली ये अपर मोस्ट पॉइंट पे अगर पहुंच जाएगा, तो इसको आप ऐसे भी वेरीफाई कर सकते हैं। कोई और वैल्यू नहीं चाहिए v स्क्वायर का, मान लीजिए मैं बोलता हूं v स्क्वायर इज इक्वल टू 4gr, इस पे कैलकुलेशंस देख लेते हैं। तो v स्क्वायर अगर 4gr है तो इक्वेशन आ जाएगा 4gr इज इक्वल टू 2gr 3/2 sin थीटा प्लस 1। यहाँ से gr से gr कैंसिल करके 4/2 हो जाएगा 2, सो 2 इज इक्वल टू 3/2 sin थीटा प्लस 1। यहाँ से आप सॉल्व करेंगे, सो 3/2 sin थीटा आपका बना जाएगा, तो sin थीटा आपका 2 बनेगा, सो थीटा यहाँ से आएगा आपका sin इनवर्स ऑफ 2। तो अगर √4gr से आपने फेंका है, v स्क्वायर अगर 4gr है तो कौन सी बात है कि v यहाँ से आपका √4gr आएगा, तो उसके अकॉर्डिंग अगर कैलकुलेट करें तो एंगल आपका sin इनवर्स ऑफ 2/3 होगा, यहाँ से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आएगा यहाँ पे कि अगर इस एंगल पे आपसे मुझे बताइए कि भाई हाइट क्या होगा ग्राउंड से, तो ये एंगल थीटा है, तो यहाँ से मैंने हाइट का कैलकुलेशन से वो देखा था कि हाइट आएगा r प्लस r sin थीटा, तो इसको सॉल्व करेंगे, आ जाएगा r प्लस r sin थीटा इज 2/3, सो
सो दैट विल बी इक्वल टू 5r/3। तो 5r/3 आपका यहाँ से हाइट आ जाएगा, तो ऐसे हाइट कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें हो सकता है कि आपको पता है 5r/3 पे है, तो यहाँ से मान लीजिए एनर्जी आपसे पूछेगी कितना पोटेंशियल एनर्जी कितना काइनेटिक एनर्जी, तो ये कुछ यहाँ होगा इस पॉइंट पे थीटा एंगल पे, और ये हाइट आई हमारी 5r/3 हाइट थी 5r/3 सो हाइट इज इक्वल 5r/3। तो ये पॉइंट मान लीजिए ये था, ये पॉइंट कुछ ऐसा था, तो ये तो अगर आपसे पूछे कि पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा एफ में, तो आप कह सकते हैं mgh ग्राउंड पे 0 मान लीजिए, mg × 5r/3 आ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी पूछ सकता है आपसे, एफ पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, सो काइनेटिक एनर्जी आप निकाल सकते हैं एज हाफ m × v'², और हमने देखा था mv'² आपका आया था mgr sin थीटा, और sin थीटा का वैल्यू आया था आपका 2/3, सो ये आ जाएगा आपका हाफ mgr × 2/3 दैट इज mgr। ये आपका काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। मैकेनिकल एनर्जी पूछे तो मैकेनिकल एनर्जी होता है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी है 5/3 mgr, काइनेटिक एनर्जी r/3। सॉल्व करेंगे इसको 2 mgr आ जाएगा, आना चाहिए बिकॉज अल्टीमेटली ये अपर मोस्ट पॉइंट पे जो है, और इसको √4gr से हमने डिवाइड किया, तो टोटल एनर्जी है वो 2 mgr इसका आ जाएगी। यहाँ से आप इसको देख सकते हैं। So these were certain questions based on speed। तो यहाँ से आप इसको देख सकते हैं। अच्छा, इसको वेरीफाई कर लेते हैं टोटल एनर्जी से। तो ए पॉइंट पे मेरा v² था 4gr, तो अगर मैं यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करूँ, ये आ जाएगा आपका हाफ m v², सो हाफ m × 4gr यानी कि 2 mgr। तो इनिशियली ऑलमोस्ट पॉइंट पे बात करें टोटल एनर्जी काइनेटिक, और आप देख सकते हैं यही इस मैकेनिकल एनर्जी के ऊपर आता है, सो आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं अलग से। सो वन ऑफ द स्टेप इज दिस। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हम एक चीज देखेंगे कि इसमें एक्सेलरेशंस किस तरीके से जो है वेरी करेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पे कुछ एक्सेलरेशन वगैरह हम कैलकुलेट कर रहे हैं, लेट्स सी हाउ एक्सेलरेशन चेंजेस।